गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश का मैं लेक्चर 4 लेके आया हूँ। ये लेक्चर 4 लेके आया हूँ बेटा। तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 एंड लेक्चर जो 3 लेक्चर तक था उसको अच्छे से आप देख चुके होंगे। आज मेरा जो टॉपिक है वो आवेश के गुण और कूलॉम का नियम पढ़ना है। बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, एकदम बेहतरीन से पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, जिससे चीजें में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरे कंसेप्ट के साथ चलेगा। आपको बस इतने करना है कि आप बेटा याद रखिएगा, एक कॉपी और एक पेन लेके अच्छे से बैठ जाओ, जिससे जो चीजों को पढ़ाएं उसको अच्छे से कॉपी में लिख लेना है। दूसरी बात, देख बेटा, मैं तो मजाक नहीं कर सकता हूं ना, मैं तो जोकड़ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आपको मैं तो पढ़ा सकता हूं। अब पढ़ाऊंगा कब? जब सीरियस होकर पढ़ाऊंगा तब तो आपको समझ में आएगा। अब कुछ ऐसे एक्टिंग रहता या टिकटॉक का वीडियो रहता तो उसमें कुछ मनोरंजन में करता जिससे आपको अच्छा लगता, लेकिन नहीं, काम का बात क्या है, पढ़ाई करना है। जो आपका सिलेबस है 12th का बच्चा जो इस बार एग्जाम देगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कूलॉम का नियम, आवेश के गुण पढ़ना है, क्योंकि प्रॉपर्टी एग्जाम में सोटू पूछ सकता है। तो चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। टॉपिक आज का आपने देख लिया होगा कि आवेश का गुण और कूलॉम का नियम हम अच्छे से पढ़ना चाहेंगे। लेक्चर 4 है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। और ये आपके लिए है बेटा, देखिए ये आपके लिए है। आप मेरा वर्क अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए उसको, चैनल को, और शेयर कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, यहां पर है आवेश का गुण है मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो मैं लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 जब आप देखिएगा तो हम बहुत सारा उसमें पढ़ाया है। तो पहला गुण क्या है कि समान आवेश के बीच में प्रतिकर्षण या विकर्षण होता है। समान आवेश के बीच में मतलब लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। लाइक चार्ज का मतलब है कि अगर एक चार्ज प्लस है तो दूसरा भी चार्ज प्लस है, दोनों में प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण का मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिकर्षण, रिपल्सन का मतलब होता है कि ये वाला चार्ज इधर इसको फोर्स लगाएगा तो ये भी बदला इधर फोर्स लगाएगा। इसी को बोलते हैं रिपेल करना, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करना। समान आवेश, माइनस चार्ज भी हो सकता है। देखो ये माइनस चार्ज है, ये भी माइनस चार्ज है, ये भी माइनस चार्ज है। ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ढकेलेगा इधर, तो ये भी बदला इधर ढकेलेगा। तो मतलब इसी को प्रतिकर्षण बोलते हैं। प्रतिकर्षण में दोनों आवेश दूर जाएगा, उसी को रिपल्सन बोलते हैं। और दूसरा है असमान आवेश के बीच में आकर्षण होता है। असमान आवेश के बीच में मतलब अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। मेरे प्यारे बच्चों, अनलाइक चार्ज उसको बोलते हैं, एक प्लस चार्ज है और दूसरा माइनस चार्ज है। तो ये दोनों चार्ज में अट्रैक्शन होगा, एफेक्शन होगा, लव होगा, प्यार होगा, आकर्षण होगा। मतलब ये चार्ज अपनी ओर खींचेगा, ये चार्ज इसको अपनी ओर ऐसे खींचेगा, तो ये भी चार्ज अपनी ओर खींचेगा। इसी को अट्रैक्शन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन। तो अनलाइक चार्ज, एक जैसा चार्ज नहीं है, असमान आवेश है, इसमें रिपल्सन होता है। रिपल्सन जो मैंने समझाने की पूरा कोशिश किया है। देखो यहां पर असमान आवेश है, असमान आवेश, तो देख रहे हैं, यहां पर सुधार कर लेना। असमान आवेश है तो एक प्लस होगा और एक माइनस चार्ज यहां पे होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक माइनस चार्ज होगा। तो दोनों में प्लस एक माइनस, दोनों में अट्रैक्शन होगा। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी है कि आवेश संरक्षित होता है। मैं लेक्चर, आप जब वीडियो नंबर 2 देखिएगा तो उसमें आवेश संरक्षित होता है, मैंने डिटेल से बताया, आप जाके उसको देख सकते हैं। हम यहाँ पे गुण लिखा रहे हैं, आवेश का क्या क्या गुण है। तो आवेश संरक्षित होता है, चार्ज इज कंजर्व। इसका मतलब ये हुआ कि आवेश को ना हम निर्माण कर सकते हैं, ना हम विनाश कर सकते हैं, उसको एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं आवेश संरक्षित है, या आवेश का संरक्षण सिद्धांत बोलते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये बोल दिया। आवेश का क्वांटमीकरण होता है, चार्ज इज क्वांटाइज, ये भी एक प्रॉपर्टी है। आवेश का क्वांटमीकरण फिर मैंने लेक्चर नंबर 2 में अच्छे से बता चुका हूं, फिर भी मैं हल्का सा डिस्कस कर देता हूं। कोई बच्चा अगर डिटेल्स बोलेगा तो लेक्चर दूसरा में देख लीजिए जाके। अगर यहां पर समझना है लेक्चर माने कि आवेश का क्वांटमीकरण, तो आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब होता है कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। पूर्णांक गुणज का मतलब होता है 1 गुना हो सकता है, 2 गुना हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, 3 गुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है। उसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 प्रॉपर्टी इसमें था। आप देख लीजिएगा, एग्जाम में आएगा कि आवेश के 2 गुणों को लिखें, तो आप 2 गुण क्या, हम बहुत सारा गुण पढ़ाएंगे, क्योंकि
ऑब्जेक्टिव आता है ना चुनने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवेश का गुण नहीं है, 4 ऑप्शन देगा, 3 ऑप्शन देगा, तो उसमें आपको सिलेक्ट करना। तो सारा प्रॉपर्टी आवेश के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। आवेश यहां पर लिख रहे हैं कि आवेश योगात्मक एडिटिव प्रकृति का होता है। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। योगात्मक प्रकृति का मतलब होता है कि सर अगर बोलता है कि किसी निकाय में बहुत सारा चार्ज है तो उसको सारे चार्ज को आप जोड़ दीजिए, लेकिन साइन के साथ, चिन्ह के साथ, बीजगणितीय योग के साथ उसको जोड़ दीजिए, उसी को बोलता है एडिटिव। योगात्मक प्रकृति का आप सिंपल जोड़ सकते हैं। जैसे देखो बता रहा कि किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों का चिन्ह सहित बीजगणितीय योग के बराबर होता है। द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्ज विद इन द सिस्टम। मतलब ये कोई सिस्टम है मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई सिस्टम है। देखो ये कोई सिस्टम है। सिस्टम का हिंदी निकाय होता है, निकाय। तो ये सिस्टम में देखो ए कोई बिंदु है, उसके पास 5 कूलम का चार्ज है, बी कोई पॉइंट, उसके पास 6 कूलम का चार्ज है। तो टोटल इसके पास कितना चार्ज है? तो हमने क्या किया, 5 कूलम प्लस 6 कूलम आपको ऐड कर दिया तो 11 कूलम। तो एडिटिव मतलब योगात्मक प्रकृति का होता है। टोटल चार्ज को ऐड कर दीजिए विथ साइन, चिन्ह के साथ। तो देखो अब यहाँ पर ए में 10 कूलम चार्ज है, बी में 6 कूलम चार्ज है। ये दोनों को अब ऐड करोगे, मैंने 10 कूलम चार्ज प्लस 6 कूलम चार्ज, तो -4 कूलम चार्ज इसके पास बचेगा। तो आपने क्या किया, ऐड कर दिया। तो टोटल चार्ज योगात्मक प्रकृति का मतलब होता है कि उस निकाय के पास कुल कितना आवेश है। लेकिन जब उस चार्ज को आप जोड़ते हैं तो चिन्ह के साथ जोड़िए, प्लस या माइनस लगा के जोड़िए, जो मैंने यहाँ पर समझाने का कोशिश किया है। आपको अगर पूछ दे कि आवेश योगात्मक प्रकृति का योगात्मक प्रकृति का होता है, इससे क्या समझते हैं, तो आप इतना लिख के ये फिगर बना दीजिएगा तो आपका 2 नंबर आ सकता है। तो चीज़ की तैयारी, आपने किसी चीज का तैयारी इतना बेल्डन तरीका से करके जाइए मेरे प्यारे बच्चों कि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो नहीं छूटे, बन जाए वो क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं ना, एकदम फंडामेंटल, जैसे नीट है या जेई का है, या उसका एक फंडामेंटल चीज भी मिल रहा है, और क्लास 12th में एक जो आपको एग्जाम में जो आता है वो भी नहीं छूटेगा इससे। इतना अगर कर लोगे तो 100% आपका टकराएगा क्वेश्चन मेरे, और कंसेप्ट भी बिल्ड होगा। क्वेश्चन आए नहीं तो वो और सी बात है, लेकिन आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन क्लियर होते जाएगा, तो डॉट भी आपका आसान लगेगा पढ़ने में। तो ये सब प्रॉपर्टी कॉपी में लिख लीजिएगा। और यहां पर देखिए, ये भी बड़ी शानदार, इस पर भी क्वेश्चन उठा सकता है आपको, जेई एडवांस उठा सकता है, ये नीट उठा सकता है, मेडिकल क्षेत्र में कंसेप्ट पे क्वेश्चन उठा सकता है। क्वेश्चन मैंने आगे ऐसा लिया है। तो देखिए, आपका आवेश अपरिवर्तनीयता प्रकृति का होता है। इसका मतलब समझिए कि चार्ज लिखा हुआ है, चार्ज इज इनवेरियंस इन नेचर। इनवेरियंस, इसका मतलब हम 1 मिनट में समझा देते हैं। ये बोलता है कि अगर आप कोई आवेश या इलेक्ट्रॉन ले लो, प्रोटॉन ले लो, या इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में लेते हैं, अगर कोई आवेश को वेग में परिवर्तन करते हैं, अगर वो 20 मीटर से कोई आवेश चल रहा था, अब 40 मीटर से चलने चलेगा, तो उसके चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी को बोलता है अपरिवर्तनीय। परिवर्तन माने चेंज हो जाना, अपरिवर्तन मतलब चेंज नहीं होना। क्या चेंज नहीं होना? आवेश। मतलब वेग बदलने पर उसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसी के बारे में लिखा है कि किसी कण का विद्युत आवेश का परिमाण उसकी गति की अवस्था पर निर्भर नहीं करता है। वस्तु रुका हुआ है तो उतना ही आवेश होगा, अगर मूव कर रहा है तो उसके पास उतना ही आवेश होगा। याद रखिएगा, माने वेग में परिवर्तन के साथ आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी को बोलते हैं आवेश का अपरिवर्तनता प्रकृति का होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए। ये जो पॉइंट है याद रखिएगा, एकदम वीवीआई पॉइंट है बेटा, एकदम वीवीआई। ये ऑब्जेक्टिव में किसी ना किसी एग्जाम में छोटू पूछता है, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में छोटू। ये 3 ऑब्जेक्टिव है मेरे प्यारे बच्चों, बार बार आपसे पूछता है ये 3 ऑब्जेक्टिव। तो बोलता है कि जब कोई वस्तु स्थिर होता है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ए स्टेशनरी चार्ज ओनली प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेशनरी चार्ज मतलब रुका हुआ चार्ज। अगर ये चार्ज है, अगर रुका हुआ है, तो ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। विद्युत क्षेत्र चारों तरफ छोटू ऐसे, ये चारों तरफ इधर 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 चारों तरफ विद्युत क्षेत्र जनरेट करता है। याद रखिएगा, एक अगर स्टेशनरी चार्ज है, रुका हुआ चार्ज है, तो अपने चारों तरफ केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक पॉइंट। तो ये आवेश का गुण है ना, एक आवेश का प्रॉपर्टी हमको मिला। दूसरी बात है,
यहां देखिए, यदि कोई आवेश यहां पर दूसरा पॉइंट यहां है बेटा, यदि कोई आवेश नियत वेग या समरूप वेग से गति कर रहा है तो वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। मतलब अगर समरूप वेग से जा रहा है, नियत वेग से जा रहा है, अगर कोई चार्ज समरूप वेग से गति कर रहा, मतलब उसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और छोटू एंड मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, ये बात ये पढ़ेंगे छोटू चुंबक में पढ़ेंगे, जब मैग्नेट स्टार्ट होगा कि अगर कोई चार्ज मूव कर रहा तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। मतलब एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है, मतलब कि चार्ज अगर मूव कर रहा तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है, वो आगे पढ़ेंगे। अब तीसरा पॉइंट है कि यदि कोई आवेश असमरूप वेग से गति कर रहा है, असमरूप का मतलब क्या होता है, उसके वेग में परिवर्तन होना। अगर कोई 20 मीटर से जा रहा तो फिर 40 मीटर से जा रहा है, या आप छोटू 30 मीटर से जा रहा, वेग में परिवर्तन होगा। तो वेग में परिवर्तन जब जब होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो उस पास वस्तु के पास त्वरण उत्पन्न होता है, उसी को बोलते हैं त्वरित आवेश। त्वरित आवेश का मतलब होता है, अंग्रेजी में कहते हैं एक्सीलरेटेड चार्ज। इसका मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है उसी को बोलते हैं त्वरण उत्पन्न होता है, त्वरित आवेश बोलते हैं। तो अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है असमरूप वेग से जा रहा है बेटा, असमरूप, असमरूप का होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, विद्युत क्षेत्र भी होगा, और इसके पास चुंबकीय क्षेत्र बी भी होगा, है ना, लिखा हुआ सारा पॉइंट। और इसके पास विद्युत चुंबकीय तरंग, मतलब ये उष्मा, मतलब कि ये उष्मा के रूप में छोटू रेडिएशन उत्पन्न करेगा, जिसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। ये उष्मा के रूप में कब करेगा, जब ये असमरूप वेग से गति करेगा, तो इसके पास विद्युत क्षेत्र भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, और विद्युत चुंबकीय तरंग भी होगा, उससे रेडिएशन निकलेगा उष्मा के रूप में। तो ये 3 पॉइंट आपसे ऑब्जेक्टिव जब चाहेगा, बहुत VVI है बेटा, इस आवेश के प्रॉपर्टी को याद रखना है। बिहार बोर्ड का बच्चा हो चाहे वो नीट का बच्चा हो, ये तीनों ऑब्जेक्टिव को बहुत बढ़िया से अच्छे से रखेगा। नेक्स्ट स्लाइड देखो। अब मैंने जो पढ़ाया ना उस पर कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं। देखो लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, आवेश का संरक्षण का नियम क्या है छोटू, आवेश संरक्षण का नियम क्या है, व्हाट डज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेटमेंट में कि क्या कहता है, वो क्या बताता है, स्टेटमेंट में बताना हुआ या कहना हुआ। तो बोल, तो अभी ने बताया कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या बताता है, ना आवेश को हम नष्ट कर सकते हैं ना उसका निर्माण कर सकते हैं। तो लिखा हुआ साफ कि आवेश को नष्ट या उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, इसी को बोलते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड। तो ऑप्शन मेरा ए होगा, बाकी जो ऑप्शन है वो गलत होगा मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन आवेश के क्वांटमीकरण से संबंधित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आवेश का क्वांटमीकरण होता है कि किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुणज होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, आवेश सदैव शून्य होता है, ये नहीं होगा, क्वांटमीकरण से मतलब नहीं है। सर सी ऑप्शन देखो, आवेश केवल ठोस पदार्थों में मौजूद होता है, ये क्वांटमीकरण से कोई मतलब नहीं है। आवेश का संरक्षण नहीं होता है, ये क्वांटीकरण से कोई मतलब नहीं है। ये ऑप्शन बी होगा, आवेश का मान ई मतलब इलेक्ट्रॉन। मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णांक गुना पूर्णांकों में होता है ना। आवेश पूर्ण पूर्णांक, पूर्ण मतलब पूरा, उसका 1 गुना हो सकता है छोटू, 2 गुना। जैसे मान लिया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, तो इसका 1 गुना हो सकता है, देखो पूरा होगा, इसका 2 गुना हो सकता है छोटू, इसका 3 गुना हो सकता है, उसी को बोलता है पूर्ण गुणांक। यहां पर लिखा है ना मेरे प्यारे बच्चों, देखो पूर्ण गुणांक। तो 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, तो इन आवेश का क्वांटमीकरण का मतलब बता दिया। तो इसके अनुसार आंसर मेरा बी होगा, बाकी ऑप्शन सब गलत। यहाँ पर लिखा हुआ चार्ज हैज ए वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, ई मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल है, पूर्णांक गुणज है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब देखो, जो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ाया था, चार्ज इनवेरिएंट नेचर का होता है, आवेश अपरिवर्तनीय प्रकृति का होता है,
उस पर कितना अच्छा क्वेश्चन बना के पूछ के निकाल दिया है लोग। अब देखो छोटू, ये एक इलेक्ट्रॉन भी वेग से गति कर रहा है, उसके आवेश का परिमाण इतना है। यदि इलेक्ट्रॉन का वेग v/2 पहले भी वेग से गति कर रहा था, अब v/2 वेग से गति कर रहा है, तो उसका आवेश में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेरे पास, आपने जानते हो कि चार्ज क्या होता है? चार्ज का एक प्रॉपर्टी, चार्ज इनवेरिएंट नेचर का होता है, इनवेरियंस नेचर का होता है। इनवेरिएंट नेचर का मतलब होता है अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीयता परिवर्ती का होता है। इसका प्रकृति का होता है अप्रकृति, अपरिवर्तनीयता प्रकृति। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वस्तु के आवेश में, मतलब उसके वेग में परिवर्तन करते हैं, किसी वस्तु के अगर वेग में परिवर्तन करते हैं तो आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बोलो, इलेक्ट्रॉन का वेग पहले भी था, अब v/2 कर दिया, तो उसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी को बोलते हैं चार्ज इनवेरिएंट नेचर मेरे प्यारे बच्चों। तो बहुत शानदार कंसेप्ट से क्वेश्चन, इसका आंसर यही होगा। मतलब वेग बढ़ाने या घटाने पर आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसी को बोलते हैं चार्ज इनवेरिएंट नेचर, अपरिवर्तनता प्रकृति का होता है। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। अभी मैंने बताया कि अगर कोई चार्ज रेस्ट में, रेस्ट मतलब विराम में है छोटू, रेस्ट का मतलब होता है विराम, तो यह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है छोटू, केवल विद्युत क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब विद्युत क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, इसको ई से लिखते हैं। तो ऑप्शन देखिए, केवल विद्युत क्षेत्र पहला आंसर होगा। व्हाट प्रोड्यूस स्टैटिक चार्ज? स्टैटिक चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? स्टैटिक मतलब विराम चार्ज, तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समरूप वेग से गतिशील आवेश उत्पन्न करता है छोटू। समरूप वेग से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब अगर ये चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है छोटू, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हिंदी होता है समरूप वेग से, समरूप वेग से जा रहा है, मतलब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसके पास भी वेग से गति कर रहा है, तो ये विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी से छोटू मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, मतलब विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा बेटा, दोनों, बोथ, दोनों उत्पन्न करता है। इस बात को याद रखिएगा, जब कोई चार्ज समरूप वेग से गति करता है तो उसके पास चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों होता है, तो आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। त्वरित आवेश उत्पन्न करता है छोटू। त्वरित आवेश का मतलब होता है सर एक्सेलरेटेड चार्ज। देखो, एन एक्सेलरेटेड चार्ज। त्वरित का मतलब हुआ छोटू, त्वरित आवेश का मतलब हुआ छोटू त्वरित आवेश, त्वरित आवेश, इसको एक्सेलरेटेड चार्ज बोलते हैं। असमरूप वेग से अगर मूव कर रहा है, असमरूप वेग से, तो मेरे प्यारे बच्चों असमरूप वेग से मूव कर रहा है, मतलब उसके त्वरण कब आएगा? जब वेग में परिवर्तन होगा। इसका मतलब आप जो वेग है मेरा प्यारे बच्चों, वो ने कभी 20 मीटर से जा रहा है, कभी 30 मीटर जा रहा है, कभी 100 मीटर से जा रहा है, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, उसी को बोलते हैं त्वरित आवेश। तो याद रखिएगा, उसके पास विद्युत क्षेत्र भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। अब विद्युत चुंबकीय तरंग तीनों उत्पन्न करेगा। जब वो चार्ज जब मूव करेगा मेरे प्यारे बच्चों वेग में परिवर्तन करते हुए, तो वो उष्मा उत्पन्न करेगा रेडिएशन के फॉर्म में, उष्मा के फॉर्म में मेरे प्यारे बच्चों, उसी को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। तो इसका आंसर तीनों होगा। एन एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी, इसलिए आंसर इसका सी डी हुआ, डी आंसर होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब आज मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आवेश के गुण के बारे में जो भी क्वेश्चन था पॉसिबल मैंने लिया, और प्रॉपर्टी को मैंने पढ़ा। आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा। अब मैं कूलॉम का नियम पढ़ा रहा हूं छोटू। तो कूलॉम का नियम, अब मेरे प्यारे बच्चों, कूलॉम एक वैज्ञानिक का नाम था। उसने कहा था छोटू कि दो अगर आवेश रहेगा उसके बीच बल लगेगा, दो आवेशों के बीच में बल लगता है, ये कूलॉम ने बोला था। तो सर दो आवेशों के बीच में दो आवेश समान भी हो सकता है और दो आवेश असमान भी हो सकता है,
तो समान आवेश के बीच में कौन सा बल लगेगा, असमान आवेश के बीच में कौन सा बल लगेगा। तो उसको मैंने इसी वीडियो में आपको समझा चुका हूं कि समान आवेश रहेगा तो छोटू प्रतिकर्षण का बल लगेगा, और असमान आवेश रहेगा तो आकर्षण का बल लगेगा। तो मैंने दो चार्ज दोनों इसमें समान समान लिया, आप एक प्लस एक माइनस भी ले सकते हैं, आपको इसमें कोई गलती नहीं होगा। तो बोला है कि दो बिंदु आवेश हो, देखो ये बिंदु आवेश मैंने दिया है छोटू, दो बिंदु आवेश के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल। तो दो आवेशों के बीच में आकर्षण का भी बल लग सकता है और प्रतिकर्षण का बल लग सकता है, इसको कूलॉम ने समझाया था। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुकर्मानुपाती और उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है छोटू, इसी को बोलते हैं कूलॉम्स का नियम। बस दो लाइन का आंसर है। तो जो स्टेटमेंट का है छोटू उसको लिखने का कोशिश करते हैं। चलो हम यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, फिर भी हम लिख देते। देखो जैसे दो चार्ज, एक Q1 है और दूसरा छोटू Q2 है, और हमने दोनों प्लस ले लिया, आप दोनों माइनस भी ले सकते हो, एक प्लस एक माइनस भी ले सकते हो, बीच की दूरी r है। तो बोलता है कूलॉम ने बोला था कि दोनों जो इसके बीच में जो प्रतिकर्षण आकर्षण का बल है वो छोटू अनुकर्मानुपाती होता है आवेशों के गुणनफल के, Q1 इंटू Q2। देखो लिखा हुआ आवेशों के गुणनफल के, दोनों आवेश को गुना किया है, इसको समीकरण 1 माना। और जो लगने वाला जो बल है वो बीच के दूरी के वर्ग के बीच के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के, देखो वर्ग दिया, स्क्वायर दिया, और उसका व्युत्क्रमानुपाती, ये समीकरण 2 हो गया। जब दोनों को कंबाइन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ऐसे आएगा F Q1 Q2 और बीच में R स्क्वायर, ये दोनों को हमने मिला दिया, वही लिखा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। जब मिलाएंगे तो ऐसे आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों फिजिक्स में नियम है कि अगर ये समानुपाती हटता है तो एक कांस्टेंट आएगा, उसी को बोलते हैं K, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देखो सेम चीज इधर किया हुआ है तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब सवाल हुआ कि सर K को क्या बोलते हैं, ये तो एक तो बेटा इसको नियतांक बोलते हैं, चूंकि कूलॉम ने दिया था तो इसका नाम कूलॉम नियतांक है। तो बोलो F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर में K क्या है मेरे प्यारे बच्चों, K कूलॉम नियतांक है। इसका एक नाम और है विद्युत स्थिर नियतांक, और इसका जो वैल्यू होता है 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। K का मान होता है 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये यूनिट कहाँ से आया मैं इसको अगले स्लाइड में समझाऊंगा। और F क्या है, कूलम बल है, और R क्या है, दोनों आवेश के बीच की दूरी है। देखो ये दो आवेश रहेगा उसके बीच की दूरी है। तो यार आपने याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, दो आवेशों के बीच में बल लगता है, लेकिन दो आवेशों के बीच में बल का परिमाण कितना, फार्मूला है उसका, यही फार्मूला है F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही फार्मूला है। तो इसको कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड देखिए मेरे प्यारे बच्चों। अब हमको पूछा है कि कूलम नियतांक का छोटू SI मात्रक तथा बीमा, मतलब SI यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ K, कूलम नियतांक को K कहते हैं छोटू। K का SI मात्रक तथा बीमा पढ़ना है। तो कुछ बच्चा हो सकता है कि मात्रक और बीमा में उसको कंफ्यूजन हो, तो मैंने इस स्लाइड को तैयार किया है बेटा। अगर ये स्लाइड आप देख लेते हैं तो बीमा मात्रक में आपको फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। तो देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। दूरी जिसको डिस्टेंस बोलते हैं, विस्थापन जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, लंबाई लेंथ, मोटाई, ऊंचाई, चौड़ाई, ये सब सौतेला मोतेला भाई है छोटू। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कहीं पर दूरी, विस्थापन, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई दिखता है, सब दूरी का बोध होता है छोटू, सब का मतलब दूरी होता है, तो उसका मात्रक मीटर लेंगे। याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, दूरी, विस्थापन, लंबाई, मोटाई, ऊंचाई, चौड़ाई, सबका मात्रक मीटर होता है। और उसका अगर बीमा आएगा तो उसका बीमा हम L लिखेंगे, दूरी का भी बीमा L लिखेंगे, विस्थापन का बीमा L लिखेंगे, मोटाई का बीमा भी L लेंगे, चौड़ाई का बीमा, क्योंकि सब लेंथ है सब लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों, सारा लेंथ है। अब लेंथ का पहला लेटर L है, बीमा में इसका कैपिटल L से लिखते हैं छोटू। अब द्रव्यमान का बीमा छोटू L नहीं है, सुधार कर लेना, यहाँ पर M होगा। द्रव्यमान का बीमा M होता है, कैपिटल M होता है। टाइम है, टाइम का बीमा T होता है।
क्षेत्रफल का बीमा एल स्क्वायर होता है, आयतन का बीमा एल क्यू होता है, चाल का बीमा एल टी पे पावर -1 होता है, बेग का बीमा एल टी पे माइनस सेम होता है, देखो चाल और बेग का बीमा सेम, त्वरण का बीमा एल टी पे पावर -2 होता है, बल का बीमा एम एल टी पे पावर -2 होता है, कार्य का बीमा एम एल, नीचे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा मेरे प्यारे बच्चों, एम एल टू T-2 होगा। तो अगर इतना बीमा आप याद कर लेते हैं तो कहीं पर फिर दिक्कत आपको नहीं होगा। ये बीमा जो एक यार 11-12 का बच्चा है, एटलीस्ट इतना बीमा सबका याद रख ले। अगर इतने बीमा बार बार आपको तंग करेगा तो क्यों नहीं इसको हम अच्छे से क्लियर कर लें। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आगे देखते हैं, कूलम नियतांक का एसआई मात्रक का बीमा पूछा है, तो सबसे पहले वो फॉर्मूला लिखो जिसमें कूलम नियतांक के आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिएगा सर, एक फॉर्मूला है F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, अभी बताया था। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो होगा के Q1 इंटू Q2 एफ आर स्क्वायर होगा। यहां से के निकाल लीजिए तो सर फॉर्मूला बनेगा एफ आर स्क्वायर Q1 इंटू Q2 बचेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसी के का तो इसी को कहते हैं कूलम नियतांक, इसी का हमको एस आई मात्रक निकालना है। देखो इसी का हमको एसआई मात्रक निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब देखिएगा यहां पर तो एफ क्या है, बल है, तो बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, लिख दिया बल का मात्रक न्यूटन। अब दूरी है तो दूरी एल दूरी है, दूरी का मात्रक अभी बताया मैंने छोटू मीटर होता है, तो दूरी का मात्रक हमने मीटर लिखा। चूंकि देख बेटा यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दिया, और आवेश का मात्रक होता है कुलम होता है, जिसको सी से लिखते हैं, आवेश का मात्रक कुलम, ये भी आवेश है, इसका भी मात्रक कुलम। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, देखो ऐसे लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कुलम स्क्वायर। छोटू देखो ये प्रति है ना, कुलम कुलम मिलके कुलम स्क्वायर। इसको और लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कुलम स्क्वायर नीचे है ना, जब ऊपर जाएगा तो कुलम पे पावर -2 हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन रह सकता है और ऊपर वाला भी ऑप्शन हो सकता है। तो बोलो के का मात्रक क्या निकला, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलम स्क्वायर निकला, ये याद रखना है छोटू के का मात्रक। अब इसका बीमा पर ध्यान देते हैं, देखो ये अब बीमा पढ़ाते हैं इसका। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका बीमा, बीमा को इंग्लिश में डायमेंशन बोलते हैं, बीमा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमेंशन। हर भौतिक राशि का बीमा और मात्रक, ये क्लास 12 बोर्ड का सिलेबस है, किसी का भी बीमा मात्रक पूछ सकता है। तो देखो अभी एक फॉर्मूला निकाला था, के बराबर एफ आर स्क्वायर Q1 इंटू Q2। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब बीमा निकालेंगे के का कुलम नियतांक का बीमा, तो बल का बीमा छोटू देखो, बल का बीमा यहां से लेंगे, और चार्ज का बीमा जानते हो कितना होता है, A इंटू टी भी होता है, इसी को या करके I इंटू टी भी लिखता है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों सही आवेश का बीमा, चूंकि हम लेक्चर 1 ही में समझा दिए हैं आवेश का बीमा। तो बल का बीमा होता है एम एल टी पे पावर -2, और दूरी का बीमा छोटू एल होता है, देखो दूरी का बीमा क्या लिखा है एल, और यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो एल स्क्वायर। चार्ज का बीमा होता है ए इंटू टी, तो ये भी चार्ज है ए इंटू टी। तो मेरे प्यारे बच्चों और सॉल्व करता हूं, एम को रहने दिया, एल और एल स्क्वायर एल मिलके यहाँ पर एल क्यू हो जाएगा। अब देखना बेटा, टी पे पावर -2 हो जाएगा, नीचे देखो क्या होगा, ए मिलके ए स्क्वायर हो जाएगा और टी मिलके टी स्क्वायर हो जाएगा। इसको बीमा कभी भी बटा के नीचे नहीं रहता, इसको ऊपर फेंकना पड़ता है। तो एम तो लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एम के बाद एल आएगा एल क्यू, और टी आएगा, देखो ये -2, ये पहले से +2 है, जब ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस बन जाएगा, तो टी पे पावर -4 हो जाएगा, और ए पे पावर ये स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो -2 होगा। तो ये निकल गया कुलम कांस्टेंट का बीमा। कभी रटिएगा मत, कैसे निकला जाता है ये प्रोसेस याद किया जाता है। तो इसको ना मेरे प्यारे बच्चों अभी और सॉल्व कर सकते हैं, एम एल क्यू टी पे पावर -4, और जो ए जो है ना ये एम्पियर है, इसको हम आई से भी लिखते हैं। क्यों लिख दे रहे हैं, किसी बोर्ड परीक्षा में आपको ऑप्शन में आई भी रह सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कुलम नियतांक का एसआई मात्रक। फिर नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं, देखिए सब इंपॉर्टेंट स्लाइड है, कॉपी में जरूर लिखिएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों इसी चीज को आप देखिएगा तो हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए
यहां पर मेरे प्यारे बच्चों सब जानता है कि के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते देखो, ये जो लिखता है ना के का मान 1/5 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻⁹ और इसका मात्रक अभी पढ़ाया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, अभी पढ़ाया मैंने। ये कैपिटल एन होगा न्यूटन, तो कैपिटल एन होगा, है ना। यहां पर लिख देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर, इसको लिख दिया। अब ये जो लिखा है ना के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इसको पढ़ते हैं, नॉट NOT नहीं, NAUGST नॉट। बता देते हैं आपको, यहां पर नल मतलब भी जीरो होता है और जीरो मतलब भी जीरो होता है और नॉट मतलब भी जीरो होता है, ये नॉलेज वाली बात। सब का मतलब जीरो होता है, एप्सिलॉन इसको बोलते हैं और जीरो को ही नॉट बोलते हैं। नल बोलो, जीरो बोलो, नॉट बोलो, इसीलिए एक नॉलेज वाली बात है। यहाँ पर ये जीरो है ना, इसी को नॉट बोलते हैं। तो नॉट NOT नॉट नहीं बोलते हैं, NAUGST नॉट बोलते हैं। मैंने लिखने का कोशिश किया है। अब इसको तो यार के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है। इसी को जब सॉल्व करता हो तो इतना आता है। सर कोई बच्चा पूछेगा सर एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट इसको पढ़ा जाता है, इसको बोला जाता है निर्वात की विद्युतशीलता या परावैद्युतता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसी को बोलते हैं मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 फराइड पर मीटर। फराइड नेक्स्ट चैप्टर में कैपेसिटर में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ याद कर लीजिएगा कि एप्सिलॉन नॉट का एक मात्रक फराइड पर मीटर भी होता है और एक मात्रक और होता है मेरे प्यारे बच्चों एसआई मात्रक, जो नीचे मैंने समझाने की कोशिश किया है। निर्वात की विद्युतशीलता या परावैद्युता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक तथा बीमा मैंने बहुत अच्छे से समझाने का यहाँ पे कोशिश किया है। ये पूरा लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूं कि जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो आप याद रखिएगा, निर्वात की विद्युतशीलता का बीमा पूछा है, एप्सिलॉन नॉट का बीमा पूछा है छोटू, तो दिमाग लगाओ कौन ऐसा फॉर्मूला जिसमें एप्सिलॉन नॉट आता है। तो अभी तो पढ़ाया मेरे प्यारे बच्चों, देखो अभी क्या पढ़ाया था, मैं यहां से समझा देता हूं अच्छे से। देखो अभी पढ़ाया है ए बराबर के Q1 Q2 बाई R²। यहाँ पे सारा क्या हुआ है बहुत अच्छे से कर दिया है, फिर भी मैं करके बता देता हूं जिससे आपको लगे कि कहां से आया। तो देखो F उतारा और के को ही लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R²। जिसका बीमा या मात्रक पूछे उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट का बोला था, एप्सिलॉन नॉट के बराबर इतना होता है, कहां से लाया सर, इतना वैल्यू लिखा हुआ है। अब हमको एप्सिलॉन नॉट यहाँ फेंक देते हैं और फोर्स इधर लिख देते हैं, मतलब ऐसे एक्सचेंज कर देते हैं। 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बाई R²। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी का पूछा है एसआई मात्रक। तो बताओ इसका एसआई मात्रक अगर देखोगे आप तो क्या होगा सर, 1/4 पाई एक कांस्टेंट टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म का बीमा नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे छोटू बल है, ऊपर चार्ज है, तो आवेश का बीमा कूलम, ये भी आवेश इसका भी कूलम। 1/4 पाई का बीमा नहीं होता है, बल का बीमा होता है न्यूटन और दूरी का बीमा होता है मीटर, उस पर स्क्वायर है। तो इसका मात्रक हो गया कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसको जब और ऊपर ले जाओगे तो कूलम पे पावर -2, सॉरी कूलम तो वैसे ही रहेगा कूलम स्क्वायर। न्यूटन जब ऊपर जाएगा तो न्यूटन पे पावर -1, मीटर स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो मीटर पे पावर -2 हो जाएगा। ऑप्शन में ये भी रह सकता है, ऑप्शन में ये भी रह सकता है, बदलने के लिए बच्चे को आना चाहिए। ये एसआई मात्रक देखो हमने यहाँ पे कर दिया, कूलम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर छोटू। अब बीमा छोटू नेक्स्ट स्लाइड में आप देख लो, बीमा हम नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे बताए हैं। एक तरीका से और आप मात्रक निकाल सकते हो, जब आप जान गए कि के बराबर होता है छोटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बताएं, एप्सिलॉन नॉट को यहां कर दो तो 1/4 पाई के आ जाएगा बेटा। अब इसी का तो मात्रक निकालना है, इसी का मात्रक निकालना है। तो बोलो 1/4 पाई का तो मात्रक नहीं होता है, कांस्टेंट टर्म में है, तो ऊपर 1 लिखा। के का मात्रक अभी पढ़ाए हैं छोटू कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर, अभी पढ़ाए मेरे प्यारे बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये लटकने वाला चीज ऊपर जाता है तो कूलम स्क्वायर ऊपर जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। तो ये भी ऑप्शन सही है। ऊपर जब करेंगे तो
तो कूलम स्क्वायर न्यूटन पे पावर -1, देखो कुछ नहीं तो 1 है ना, ऊपर जाएगा तो। अब मीटर पे 2 है बेटा, तो जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन सही, ये भी ऑप्शन सही है। मैं ऐसे कर चुका हूं, देख लो सेम चीज को मैंने कर दिया कि करके जब बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। मैंने टैप करके लाया था, फिर भी मैंने बता दिया। बीमा में देखो वही चीज है, यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं है। ये फार्मूला होता है, हाँ फार्मूला होता है छोटू, एफ बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। यही के को तोड़ेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट एफ को अदली बदली कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ फेंक दिया, फोर्स को यहाँ फेंक दिया, सबका बीमा लिख दो। देखो चार्ज का बीमा ए इंटू टी, चार्ज का बीमा ए इंटू टी। 1/4 पाई कांस्टेंट टर्म है, इसका बीमा नहीं होगा। 1/4 पाई का बीमा मेरे प्यारे बच्चों नहीं होता है, इसका बीमा। बल का बीमा होता है mlt पे पावर -2 और दूरी का बीमा l के पावर स्क्वायर होगा। ऊपर देखो a मिलके a स्क्वायर, टी मिलके टी स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व करते हैं, देखो m उतार लिया, यहाँ पर l स्क्वायर, यहाँ पर l मिलके l क्यू, टी पे पावर -2। ये कभी भी बीमा बेटा नीचे में ना तो उसको ऊपर करते हैं, कुछ नहीं तो पावर 1 ही, जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, एल क्यू जब ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। और टी पे पावर 2 पहले से था और टी -2 है, ऊपर जाएगा तो छोटू प्लस हो जाएगा, टी पे पावर 4 हो गया ए स्क्वायर। तो बीमा ये भी सही है। और इसी ए को हम सर यहाँ पर आई भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसी ए को फिर से नीचे लिख देते, देखो एम पे पावर -1, एल पे पावर -3, टी पे पावर 4 और ए को ही आई भी लिख सकते हैं, तो आई पे पावर स्क्वायर। तो ये भी ऑप्शन में ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है। तो इस तरीका से सारे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर चुका हूं। तो कूलम नियम सारा कंसेप्ट आप उतार लीजिएगा तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप इसको रिवीजन करते रहिएगा, देखते रहिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी कल भी आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो।